आप इसको ऐसे समझिए कि हम जो अकाउंट्स के अंदर, मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं मालूम है कि बाकी लोग कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं, इन बच्चों को तो मालूम है, लेकिन मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना अकाउंट्स के अंदर, उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट एक स्टेटमेंट है जो कि टी फॉर्म में बनता है। इसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो हर अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स हम यूज करते हैं, जितने भी एलिमेंट हम यूज करते हैं, उनका सबका टी अकाउंट बनता है। मतलब एक बिजनेस के अंदर सैकड़ों की, थाउजेंड्स की, हंड्रेड्स की क्वांटिटी में टी अकाउंट्स हो सकते हैं। जितना भी है सबका टी अकाउंट है, और हर एक का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। हमको ये डिसाइड करना है कि अगर मान लीजिए कैश का टी अकाउंट है, जिसके अंदर जितना भी कैश आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में, वो लिखा जा रहा है। ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारे पास बैंक का टी अकाउंट है। बैंक के अकाउंट के अंदर जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो सब लिखा जा रहा है। इसी ढंग से एक हमारे पास में फर्नीचर का टी अकाउंट है, जो आ रहा है, जा रहा है, वो लिखा जा रहा है। हमारे पास डेटर का टी अकाउंट है। ऐसे सबके टी अकाउंट है। अब सवाल उठता है कि कौन सा टी अकाउंट में लिखा जाएगा वो ट्रांजैक्शन, और डेबिट साइड में लिखा जाएगा कि क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो दैट मींस decision relating to what, which account to be used, and which side। अकाउंट तो डिसाइड हो गया कि कैश में लिखना है, लेकिन डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, विच साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसको डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। These रूल्स को कुछ लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा कहीं जरूरी नहीं कि गोल्डन रूल्स ही बोला जाए, बट कुछ लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके डिसाइड करने के कुछ रूल्स हैं। अब हम उन रूल्स की बात करने वाले हैं। रूल्स अप्लाई कैसे होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अकाउंट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट का नेचर क्या है? अकाउंट के नेचर को डिसाइड करने के लिए भी दो तरीके। एक तरीका कहलाता है मॉडर्न अप्रोच। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। एक मॉडर्न अप्रोच है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स जो है वो 5 तरह के होते हैं। उसके अंदर जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लायबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है जितने भी अकाउंट्स आप बनाते हो वो 5 तरह के होते हैं। जितने भी अकाउंट्स आप बनाते हो मतलब क्या? ये जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं ये 5 तरह के होते हैं। या तो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, या कैपिटल होगा, या रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंस होगा। एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी है। एक अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि मोटे तौर पे अकाउंट्स हमारे 3 तरह के होते हैं। एक उसने ले लिया पर्सनल, एक ले लिया नॉन पर्सनल, और नॉन पर्सनल को उसने आगे डिवाइड कर दिया रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट।
अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट होगा तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी पर्सनल या रियल हो सकता है, दोनों जगह आएगा वो। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो लायबिलिटी होगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी एक तरह का अकाउंट होगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर अकाउंट को मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से किसी न किसी कैटेगरी में रख सकते हैं, हर अकाउंट को। मैं एक यहां पे मशीनरी अकाउंट लेता हूं, तो मशीनरी अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक तरह का अकाउंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से एक तरह का अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच में वो 5 तरह के अकाउंट हो सकते हैं जो मैंने बताया, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। और ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो हर अकाउंट ऐसे क्लासिफाई होता है। ये तो अभी इसकी बात हम और करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये हमको हेल्प कैसे करता है डेबिट क्रेडिट में डिसाइड करने में। जैसे मैंने आपसे ये चीज कही कि हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उस अकाउंटिंग को कहा जाता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अब डबल एंट्री का क्या मतलब होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा ही, मिनिमम 2 अकाउंट्स को करेगा। ये आपको कैसे समझ में आता है डबल इफेक्ट? जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन को करते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने इसके अंदर ये देखा था कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके अंदर एक एसेट हमारी प्लस हो रही है, तो वो सपोज थोड़ी देर के लिए अभी हमारे पास यहाँ पे 1 लाख रुपीज है एसेट में, हमारे पास 30,000 की लायबिलिटी है और हमारे पास 70,000 की कैपिटल है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कोई ट्रांजैक्शन हुआ जिसके अंदर एसेट 10,000 से बढ़ गई, तब तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। एसेट का टोटल तो 1,10,000 हो जाएगा, लायबिलिटीज कैपिटल तो सेम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि अगर एसेट कोई एसेट 10,000 से बढ़ रही है तो हमारी लायबिलिटीज कैपिटल में भी 10,000 का डिफरेंस प्लस होना चाहिए। हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल भी 10,000 से बढ़नी चाहिए। और या तो फिर कोई दूसरी एसेट ऐसी होनी चाहिए जो 10,000 से कम होनी चाहिए। एक एसेट बढ़ रही है तो कोई दूसरी कम हो जानी चाहिए, तभी जाके हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से हमारी ये जो इक्वेशन है ये हमेशा टैली होनी ही चाहिए। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का ये बेस है। और ये तभी टैली होगा जब एटलीस्ट 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक जगह प्लस हो रहा है तो एक जगह माइनस होना चाहिए, या लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में भी प्लस होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में भी माइनस होना चाहिए। मतलब आपको सीधे से आपको मालूम है ना कि अगर एसेट्स प्लस हो रही है तो फिर लायबिलिटी और कैपिटल में भी कुछ ना कुछ प्लस होना चाहिए। एसेट अगर प्लस हो रही है तो कोई दूसरी एसेट माइनस होना चाहिए। मतलब नहीं तो हमारी इक्वेशन टैली कैसे होगी? हमारी इक्वेशन तो टैली हो ही नहीं सकती ना। हर ट्रांजेक्शन का तो डबल इफेक्ट तो होना ही चाहिए। तो जब हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट पड़ेगा तो कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। हर एक ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट हम बना रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट तो अफेक्ट होंगे। अब जब 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे तो मैं आपको एक चीज बहुत कमाल की चीज बताऊं, मैं कई बार सोचने लगता हूं यार अकाउंटिंग बनाने वालों ने कितना दिमाग लगा के कितना लॉजिकली काम किया। मतलब कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। अगर कोई एक ट्रांजेक्शन है, सपोज उसका नाम हमने अकाउंट का नाम दिया ए, वो ट्रांजेक्शन ए अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है और ए अकाउंट के अंदर वो डेबिट साइड में आया है, तो अगर वो बी अकाउंट में भी आएगा तो बी अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा। ऐसा तो कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता कि वो 2 अकाउंट है,
जिसको अफेक्ट कर रहा है ए और बी, और दोनों के डेबिट में ही आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सामने वाले ने जब भी अकाउंटिंग सिस्टम जब डेवलप हुआ है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, तब तो इतने सारे ट्रांजैक्शन तो नहीं होते थे यार। उन्होंने उस समय ही चीज को सोच लिया, कितना लॉजिकली सोचा। तो इसका आगे आप देखेंगे कि इसका कमाल क्या है। अगर एक साइड लेफ्ट साइड आ रहा है तो दूसरे में राइट हैंड साइड ही आएगा। एक अकाउंट के डेबिट में आ रहा है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा। दो अकाउंट हो ही नहीं रहे, दोनों के डेबिट में नहीं आ रहा, दोनों के क्रेडिट में नहीं आ रहा, ऐसा होता ही नहीं है। आप कहीं कोई ट्रांजैक्शन ऐसा निकाल ही नहीं सकते। ऐसा रूल बनाया है इन्होंने डेबिट क्रेडिट का कि ये कभी वायलेट होता ही नहीं। नेचर के लॉस तो वायलेट हो जाते हैं, ये डेबिट क्रेडिट का रूल वायलेट नहीं होता, कभी नहीं होता, ऐसा रूल है। तो सवाल उठता है कि अब ये रूल है क्या। मैंने आपको दो चीज बताई, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दो तीन चीजें जो भी बताई। पहले मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से वो चीज देखी है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट करता है। एक जगह डेबिट साइड करेगा, एक जगह अकाउंटिंग में दो जगह इफेक्ट आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह से देखें हम तो या तो एक एसेट बढ़ रही है तो दूसरी एसेट माइनस हो जाएगी, एक एसेट बढ़ रही है तो कैपिटल प्लस हो जाएगी, एक एसेट बढ़ रही है तो लायबिलिटी प्लस हो जाएगी। ये तो एसेट की बात होगी। लायबिलिटी में ही प्लस हो रहा है तो लायबिलिटी साइड में माइनस भी होगा, या फिर एसेट में माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, व्हाटएवर। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर हाल में ट्रू होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन हर हाल में ट्रू होगी तो वो कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट डाले बिना ट्रू हो ही नहीं सकती। एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, होगा ही होगा। तो दो अकाउंट के दोनों साइड में अफेक्ट आना ही आना है, दो अकाउंट में अफेक्ट आना ही आना है। जब दो अकाउंट में अफेक्ट आता है तो इसको हम कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन दो जगह लिखा जा रहा है मिनिमम। कैश प्लस हो रहा है तो कैपिटल भी प्लस हो रहा है, कैश प्लस हो रहा है तो लायबिलिटी भी प्लस हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है तो मशीनरी प्लस हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है तो बैंक प्लस हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन का दो जगह लिखा जा रहा है सेम अमाउंट, और इसको कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है वो कौन कौन से अकाउंट हैं जिसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से सीख लिया वैसे तो, लेकिन उसका रूल भी है। और अगर उस अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, हमने देख लिया किस अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं कि राइट हैंड साइड में लिखूं, ये भी उसी रूल का हिस्सा है। तो ये रूल हमारे दो पर्पस सर्व करता है। एक, हमें ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा। दूसरा, हमें ये भी हेल्प करता है कि किस साइड लिखा जाएगा। और ये जो रूल्स हैं, ये रूल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो। कितने पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हो, इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका मॉडर्न अप्रोच है और एक तरीका ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि अकाउंट्स पांच तरह से डिवाइड हो सकता है, पांच तरह से बांटा जा सकता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि अकाउंट्स को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि हर अकाउंट मॉडर्न अप्रोच से भी और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी किसी कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अकाउंट मॉडर्न अप्रोच से तो एक कैटेगरी में आ रहा है लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, सारे अकाउंट होता है। जितने भी अकाउंट्स आप खोलते हो उनको ट्रेडिशनल अप्रोच में उन तीन कैटेगरी में कहीं ना कहीं रख सकते हो, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से उन पांच कैटेगरी में कहीं ना कहीं आप उसको रख सकते हो। आप वो डिपेंड करता है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि वो अकाउंट जो है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कौन सा अकाउंट है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि वो अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कौन सा अकाउंट है, तब आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि वो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। मॉडर्न अप्रोच तो सारे अकाउंट्स को पांच कैटेगरी में बांटता है। एसेट और एक्सपेंस के केस में वो कहता है कि अगर बढ़ रहा है,
एसेट बढ़ रही है या एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट कर दो, और एसेट एक्सपेंस घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। ये कौन कहता है? मॉडर्न अप्रोच कहता है। मॉडर्न अप्रोच कहता है लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू अगर बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, और घट रही है तो उसको डेबिट कर दो। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको। आज हमारा फोकस ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि अकाउंट्स हम 3 तरह के बांटते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल मतलब रियल, जो दिख रहा है, रियल, दैट इज समथिंग विच यू कैन सी। रियल कहता है जो चीज आप देख सकते हो, ये रियल है, ये रियल है, ठीक है, ये रियल है, ये चीज आर रियल, अब दिख रहा है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, सब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की खास बात क्या होती है कि रियल अकाउंट कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड, यू कैन फील दैट। सारे रियल अकाउंट्स के साथ करीब करीब यही होता है। कुछ एक आध इंटेंजिबल होते हैं, वो हम देखेंगे, बट ऑलमोस्ट 99%। दूसरे अकाउंट है पर्सनल। पर्सनल का मतलब मोहनलाल एंड कंपनी, नाम है ना किसी कंपनी का, पर्सनल। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नाम है ना किसी संस्था का, पर्सनल। पर्सनल का मतलब किसी पर्सन से नहीं है, पर्सनल का मतलब किसी आइडेंटिटी से है, उसकी पहचान से है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो व्यक्ति हो, किसका नाम है। बैंक, बैंक किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक बोलो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलो या सिर्फ बैंक बोलो, नाम है। ये सब पर्सनल है, जो किसी को डिनोट करते हैं, किसी संस्था को डिनोट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करते हैं, या किसी पर्सन, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, सब पर्सनल है। एनीथिंग ऑफ दैट काइंड। फिर तीसरा अकाउंट, अब क्या बचा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, ये हो गया। नाम हो गया सीता, गीता, राधे मोहन, राधे मोहन एंड कंपनी, सीता एंड कंपनी, अब्दुल एंड कंपनी, वट एवर इट इज, जो भी नाम, सारे हो गए पर्सनल। अब बचे एक्सपेंसेस। सैलरीज अकाउंट क्या होगा, कमीशन अकाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, ये सब है नॉमिनल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब अगर वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ये हमारा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। जितने भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस सारे नॉमिनल ही होंगे। लायबिलिटीज कैपिटल के जो अकाउंट होते हैं, जितने भी अकाउंट लायबिलिटीज के होते हैं, कैपिटल के होते हैं रिलेटेड, ये सारे के सारे पर्सनल होते हैं। भाई लायबिलिटी मतलब क्या? आपको उसको पैसा देना है, तो देना किसको? जमीन को देना होता है क्या? आसमान को देना होता है क्या? किसी को देना है ना, कोई नाम होगा ना उसका, किसको देना है? बैंक को देना है, श्याम को देना है, गीता को देना है, अब्दुल को देना है, जसविंदर को देना है, किसको देना है? किसी का नाम है ना जिसको देना है, तो पर्सनल हो गया। कैपिटल किसने लगाई? ओनर ने लगाई। ओनर क्या है? जमीन तो ओनर हो नहीं सकती, पेड़ तो ओनर हो नहीं सकता, टेबल तो ओनर हो नहीं सकती, ओनर कोई पर्सन होगा ना। ओनर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, किसी संस्था ने चालू किया हो बिजनेस, ओनर ऑर्गेनाइजेशन होगी या ओनर या व्यक्ति होगा। तो अगर पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो पर्सनल हो गया।
आदमी है या जो भी है जिसने काम किया वो पर्सनल हो गया। तो जितने भी लायबिलिटीज और कैपिटल के अकाउंट होते हैं वो सारे पर्सनल होते हैं, और जितनी भी एसेट्स अकाउंट होती हैं वो ज्यादातर पर्सनल होती हैं, कुछ एसेट्स ज्यादातर रियल होती हैं और कुछ एसेट्स पर्सनल भी होती हैं, कुछ एसेट्स। ये इनमें आपस में मैपिंग है। All revenue expenses would be nominal. All liabilities and capital accounts would be personal. Assets, most of them would be real, but some assets would be personal also. इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। पहले तो जो मैंने अभी तक बताया उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मेरे से। सर अगर मान लो कि जैसे अपन लोगों को इंस्टीट्यूट के नाम देते हैं कि मान लो मिस्टर XYZ ट्रेडर से अपन लोगों ने सामान लिया है, आंसर अपन क्रेडिट पे लेके उसी टाइम पेमेंट भी करते हैं इक्वेशन के अंदर ही, तो सर वो किस में आएगा? अपन उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में चलते हैं। पहले आपने XYZ ट्रेडर से सामान खरीदा, सपोज गुड्स खरीदे, और आपने उनको पेमेंट भी कर दिया। अब आप मुझे बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कहां दिखाओगे कहां नहीं दिखाओगे, ये बताओ। आर यू लिसनिंग हिमांशु? यस सर। टेल मी हाउ वुड यू शो दिस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन? तुमने पूछा ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ। सर एक बार इक्वेशन रिपीट कर दो। If you have purchasing goods from XYZ traders यस सर। for cash, ओके सर। bought goods of rupees 10,000 for cash from XYZ traders. Asset is equal to liabilities plus capital. Where would you show this transaction and how? सर एसेट में ही माइनस करके एसेट में ऐड कर किस दूंगा। एसेट में माइनस, किस एसेट में प्लस? सर अगर मतलब कैश या बैंक में से माइनस कर दूंगा, कैश से सब्ट्रैक्ट करके मैं क्या बोलते हैं उधर गुड्स में ऐड कर दूंगा। इसमें उस पार्टी का नाम आया है कि XYZ ट्रेडर का, ही बताओ मेरे को। सर ट्रेडर का इस एक्चुअली ट्रांजैक्शन में जो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाया इसमें XYZ का कहीं नाम यूज हो रहा है क्या? सर इक्वेशन में तो यूज हो ही रहा है ना। नहीं अरे यहाँ पे कैश आया, गुड्स लिखा, तुमने पार्टी का नाम कहाँ लिखा उसको? यस सर। आया क्या पार्टी का नाम कहीं? नो सर। तो बस आप जब इसकी एंट्री लिखोगे तो आपको पार्टी का नाम का काम ही नहीं है इसके अंदर। और अगर हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं, कैश की जगह फॉर क्रेडिट लिखा हुआ है, आर यू टेल मी अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे दिखाएंगे उसको? अकाउंटिंग इक्वेशन तुमको कराया नहीं तुम्हारे स्कूल में, तूने मुझे ये बताया। सर नहीं कर रहा है हाँ, सर, पर तो उसकी वो बना सकते हो जर्नल एंट्री। बताओ सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ना XYZ। ना 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 नहीं चलो सर, 2 मिनट। ध्रुवी 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 है ना तुम क्लास में? ध्रुवी है कि नहीं आज क्लास में? यस सर। हाँ ध्रुवी, तुम बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन कराया ना तुमको स्कूल में? हाँ पर समझ नहीं आया अरे सर, स्कूल में क्या पढ़ा रहे कुछ समझ ही नहीं पड़ती। अच्छा 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 अच्छा। नहीं मैं बुरी नहीं करूँगा। दीप्ति तुम बताओ बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन तुमको मालूम है थोड़ा सा? नहीं सर, मैंने अरे नहीं भाई पढ़ा बोलो। खुशी तुम बताओ सर। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? बेटा। वी हैव परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ ट्रेडर्स। XYZ ट्रेडर्स से हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं। यस सर। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे? इंक्रीज इन गुड्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। क्रेडिट में खरीदा अपन ने तो हम गुड्स में प्लस कर देंगे और लायबिलिटी में प्लस कर देंगे। यस सर। तो जब हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं हिमांशु, तो पार्टी कहाँ पे आ रही है? लायबिलिटी में आ रही है ना यस सर। हिमांशु? तो इसका मतलब बेटा जब हम कैश में खरीद रहे हैं तो हमें पार्टी का काम नहीं है, लेकिन जब हम क्रेडिट में खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, तो पार्टी का नाम आता है। समझ आई बात? यस सर।
पहले तो ये ध्यान रखने का। जब हमने किसी से खरीदा, कैश दे दिया, तो किससे खरीदा उसका काम, उसका वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमने किसी को बेचा, हमारे पास पैसे आ गए नगद, हम किससे किसको बेचा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो पेमेंट बाद में करेगा तो भैया नाम लिखना पड़ेगा ना। किसी को उधार बेचोगे तो उसका नाम लिखोगे, 4 जगह लिख के रखोगे, रिमाइंड करोगे उसको, सामने वाले को। तो नाम इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? जब हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं आई समझ में। अच्छा, ये कौन था मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। दीप्ति। अच्छा दीप्ति, अच्छा ये बताओ कि तुम मोबाइल बेचती हो, ठीक है? हाँ और सर। तुमने मुझे मोबाइल बेचा, मैं तुम्हारी शॉप पे आया और पैसे दिए, मैंने मोबाइल खरीद लिया। हाँ सर। तुम क्या मेरा नाम वहां पे लिख के रखना चाहोगी खूब जानबूझ के? अब वो बिल बनाने के लिए रखना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या हूँ, उसका डिटेल में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा क्या? मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, मोबाइल ले जा रहा हूँ? नहीं सर, सिर्फ आपका अच्छा, नाम लिख लूंगी। बस। अच्छा, मैं आया आपकी शॉप पे मैडम, मैंने कहा ये हाँ। मोबाइल मुझे क्रेडिट में दे दीजिए, मैं पेमेंट आपको जो है नेक्स्ट वीक दे दूंगा, तब क्या करोगी तुम? तब आपका फोन नंबर और तो आपका एड्रेस मैडम मैडम लिखूंगी। मैडम मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा। जब ठीक है। आप क्रेडिट में खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो उस केस के अंदर आपके लिए किस पार्टी से खरीदा वो इतना इंपॉर्टेंट। वो तो बिल बनाने के लिए आपको चाहिए। अगर बिल नहीं बनाना होता, मैं कहता हूँ यार कैश का नाम लिख दो, मेरा नाम मत लिखो, तो तुम मेरा नाम भी नहीं पूछते आप। हाँ। लेकिन अगर आप उधार में बेच रहे हो तो आपको मेरा सारी डिटेल चाहिएगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब आप कैश में खरीदते हैं या बेचते हैं, उस केस में पार्टी का नाम नहीं आता है आपको। लेकिन जब आप क्रेडिट में खरीदते हैं या बेचते हैं, आप अगर क्रेडिट में खरीदोगे भी तो किससे उधार लिया आपको कहीं लिख के रखना पड़ेगा ना, उसको पेमेंट करना है ना आपको बाद में। तो हाँ आपको सर। मालूम तो होना, तो फिर आप उसका, तो आपकी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब उसका नाम, किसका नाम, जिससे आपने उधार में खरीदा है उसका नाम। और आपने गुड्स में प्लस करोगे और लायबिलिटी में प्लस करोगे। ये ऐसा ऐसा आपको दोनों में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है सर। ये समझ में आई कि नहीं है बात? आ गई। हाँ, ये चीज आपको देखनी। तो जब आप उधार में खरीदते हो कोई चीज, तो आपको पार्टी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है। तो हिमांशु, ये बात तुमको क्लियर हो गई? यस सर, मेरे को तो हो गई थी सर। ठीक है। तो आपने XYZ के लिए, तो अभी अब आप पूछिए, और जो अभी मैंने आपको समझा उस पर किसी को डाउट और पूछिए। जैसे हिमांशु ने पूछा चार्जेस समझे, मैंने अभी आपको 2-3 चीजें बता दी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसको बहुत ध्यान से दीजिएगा। हमारी अकाउंटिंग, हमारा जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा ठीक है। सर वापस बोलो प्लीज। हमारा जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हर ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते हैं, एटलीस्ट 2 इफेक्ट। एक इफेक्ट क्या होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर एक चीज प्लस हो रही है तो एक चीज माइनस होगी। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज प्लस हो रही है तो राइट हैंड साइड में भी प्लस होगी। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो रही है तो राइट हैंड साइड में भी माइनस होगी। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लस होगी। राइट हैंड साइड में माइनस हो रही है तो राइट हैंड साइड में ही प्लस होगी। तो हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक बात। दूसरी चीज, अगर 2 इफेक्ट होते हैं तो इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 जगह लिखा जाएगा, एटलीस्ट 2 प्लेसेस। तो हर जगह, हर ट्रांजेक्शन एटलीस्ट जब 2 जगह लिखा जाएगा, तो उस ट्रांजेक्शन के जो है आपको 2 अकाउंट होंगे, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। और हर अकाउंट का, जैसे मैंने कहा आपको, हर अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो आपको 2 चीज डिसाइड करनी है, एक तो अकाउंट का नाम, किस अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन आएगा। 2 अकाउंट होंगे तो अकाउंट्स के नाम, और दूसरा साइड, हर अकाउंट की साइड चाहिए कि डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा। इसको डिसाइड करने के लिए रूल्स होते हैं। इन रूल्स को कहा जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री जिस बुक में की जाएगी उस बुक का नाम, जिस बुक सर में। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलता है ना?
हाँ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी या बोलते हैं। जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है उसको, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी बोला जाता है, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग भी बोला जाता है, ये सब चीज बोली जाती है। अब ये जो रूल्स हैं ये इस बात पे डिपेंड करते हैं, कौन से रूल लगेंगे इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच से डिवाइड करो या ट्रेडिशनल अप्रोच से करो। यहाँ पे एक खास बात मैं और बताना चाहूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो रूल अकाउंट डेबिट हो रहा और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्रेडिट हो रहा है ना, दोनों टैली करते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, और मुझ जैसे ज्यादा समझदार लोग दोनों फॉलो करते हैं। रीजन है उसका, अगर आपको दोनों रूल्स आते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी, आप एक जगह गलत। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत खूबसूरत से काम करता है, इतना फटाक से समझ में आता है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच दिक्कत करता है, मॉडर्न अप्रोच बहुत अच्छा चलता है। मतलब अच्छा चलता है मतलब जल्दी समझ में आता है, यार ये डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच से जल्दी एकदम से समझ में आ जाता है कि यह होगा। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच से खट से समझ में आता है। तो आपको एज अ गुड अकाउंटिंग स्टूडेंट, अगर आपको अकाउंट्स अपनी अच्छी करनी है तो आपको दोनों अप्रोच में मास्टरी आनी चाहिए। अगर आपको दोनों अप्रोच अच्छे से आएंगे तो आप कभी भी जनरल एंट्री में गलती नहीं करोगे, और जनरल एंट्री में गलती नहीं करोगे तो आपकी अकाउंटिंग हमेशा सही चलेगी, आपको हमेशा अच्छा रहेगा। तो आप दोनों अप्रोच को समझना चाहिए। अभी तक मैंने जो बच्चे हैं उनको मैंने सिर्फ मॉडर्न अप्रोच कराया था जो आप लोग पढ़ रहे हो, अभी मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच अभी बताने जा रहा हूँ। तो अभी सभी के लिए, आपके लिए, सभी के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच नया है। सर मुझे मॉडर्न अप्रोच नहीं आता, ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाया है स्कूल में। ठीक है, कुछ लोग ट्रेडिशनल अप्रोच चलाते हैं लेकिन मॉडर्न अप्रोच भी बहुत अच्छा अप्रोच है। तुमने अकाउंटिंग क्वेश्चन ही नहीं कराई ना, इसलिए बिना अकाउंटिंग क्वेश्चन के मॉडर्न अप्रोच समझने में बहुत दिक्कत आएगी, तो वो अकाउंटिंग क्वेश्चन करा के समझाना पड़ेगा तुमको। अब हम चलते हैं डिवीजन ऑफ अकाउंट। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा अकाउंट्स को कैसे होते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूं अकाउंट्स के नाम। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, मैं जो चीज कराने जा रहा था, मैंने ये कहा था कि वो कराने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने एक शीट बनाई है वो मैं दिखा देता हूँ। हेलो, हाँ बोलो तनिष्का। अभी तो मैं क्लास में हूँ, अभी 15-20 मिनट और लगेंगे मिनिमम, 5-10 तक फ्री हो जाऊंगा। बोलो। अच्छा ठीक। अब देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मैंने बताया अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। एक मोटा क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो मोटे तौर पे हमारे अकाउंट्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 तरह के अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये मैं शीट भेज दूंगा आपको क्लास के बाद में। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? Accounts which relate to an individual, firm, company, or an institution are called personal accounts. जैसे मोहन का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, इंदौर यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, टाटा स्टील का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट किसी ओनर को रिप्रेजेंट करता है ना। ड्राइंग का अकाउंट है, ड्राइंग कौन है, ओनर ने जो पैसा निकाला उसका अकाउंट है, तो ओनर का अकाउंट है ड्राइंग अकाउंट। लोन बैंक से लिया उसका अकाउंट है। ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पहले मैं आता हूँ, फिर मैं इनकी बात कर दूंगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड ऑल, इसकी बाद में 2 मिनट करता हूँ। ये बस एक जगह कहीं बच्चों को दिक्कत आती है, वो यहाँ पे आती है, और कुछ नहीं इसके अंदर, बड़ा सिंपल। यहाँ पे मैं इसकी बात करूंगा अभी 2 मिनट। फिर दूसरा अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस,
इनकम्स, गेन्स, रेवेन्यूज, इनसे रिलेटेड जितने अकाउंट्स होते हैं वो सब कहलाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। दीज अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हमारी कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इनकम हो रही है तो कैपिटल में ऐड करते हो, एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो कैपिटल से माइनस करते हो। तो ये जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं कैपिटल को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। दीज अकाउंट्स आर आल्सो कॉल्ड टेम्पररी अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि हर साल ये अकाउंट बंद हो जाते हैं, इसलिए इनको हम टेम्पररी अकाउंट्स भी कहते हैं। ये हर साल अकाउंट बंद हो जाते हैं हमारे। एग्जाम्पल, इन अकाउंट्स के एग्जाम्पल क्या है? जैसे सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट दिया तो एक्सपेंस, डिस्काउंट मिला तो रेवेन्यू, रेंट दिया तो एक्सपेंस, रेंट मिला तो रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस इनकम हो रही है, हमको मिल रहा है। सैलरी तो हम देंगे, बिजनेस को सैलरी कभी नहीं मिलेगी। आप देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं, रेंट पेड भी हो सकता है, रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है। हेलो, हाँ मैम प्लीज बोलिए। जी 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 मैं आपको, मैं 15-20 मिनट से लगाऊं क्या? मैं भी क्लास में था, मैं जैसे फ्री होता हूँ वैसे लगाता हूँ आपको, है ना। मैं 5 बजे के आसपास लगाऊं आपको, मैं भी क्लास में था, मैं आपको 5 o'clock के आसपास, है ना। मैं रिंग रेंट पेड, रेंट रिसीव भी हो सकता है, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव भी हो सकता है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है। बिजनेस में कभी भी सैलरी रिसीव्ड नहीं होगा, सिर्फ सैलरी पेड होगा। बिजनेस को सैलरी कौन देगा? बिजनेस तो बिजनेस है ना, बिजनेस तो सैलरी देता है ना, पे उसको। लेकिन कमीशन आप दे भी सकते हो, कमीशन आप रिसीव भी कर सकते हो, रेंट आप पे भी कर सकते हो, रेंट आप रिसीव भी कर सकते हो। तो Sir, जितने, हाँ बोलिए। so can you explain one time the term revenue? अच्छा, रेवेन्यू, ओके ओके, रेवेन्यू। देखिए क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए, रेवेन्यू इज, अभी के लिए आप मानिए, इट इज सिमिलर टू योर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर योर कॉस्ट। सपोज रेंट पेड, you paying rent is expense. But if you're landlord, if you are giving your property to somebody on rent, if you are receiving rent, then that is your revenue. Rent received is revenue, rent paid is expense. Are you getting this point? If you receive commission, it's revenue. If you are paying commission, it's expense. So revenue is what you get. If you go to a doctor's clinic, आप एक डॉक्टर की क्लिनिक पे जाएं, है ना, तो आप देखिए वो क्या क्या करता है। एक डॉक्टर की क्लिनिक को आप देखें तो you'll find certain things like doctors receive fees, they pay salary, electricity, टेलीफोन, ठीक है, वो मेडिसिन वगैरह खरीद रहे हैं, ये फीस जो उनको मिल रही है, दिस इज रेवेन्यू। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मेडिसिन, ये सब उसके उनके एक्सपेंसेस हैं। These are all expenses. These are all expenses. Are you getting the point? Difference Yes. समझ में आया आपका रेवेन्यू एक्सपेंस का? Yes, sir. So revenue, we can say that gain. Yeah, it's a similar. There is a difference, but अभी के लिए आप यह मान लो, what you get is revenue. जो आपकी इनकम बढ़ा रहा है, आपको जो मिल रही है, आपके काम के बदले में मिल रहा है, या आपके गुड्स सामान बेच के जो मिल रहा है, आपकी सर्विसेज बेच के जो मिल रहा है, वो आपकी रेवेन्यू। लेकिन आप दूसरे से जो खरीद रहे हो, दूसरे की सर्विसेज खरीद रहे हो, वो आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस इज व्हाट यू पे।
रेवेन्यू इज व्हाट यू गेट, एक्सपेंसेस यू इनकर, आप देते हो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब आप करते हो तो आपके पास से कैश जाता है, आपके पास से कुछ जाता है, रेवेन्यू में आपके पास आता है। दैट इज द थिंग। एक सेकेंड, मुझे 2 मिनट में मुझे एक चीज स्टार्ट करनी रहेगी, है ना, वो आपके पास आता है, दैट इज व्हाट है यार। Okay. Yeah. Is it clear? Revenues and expenses. Yes, sir. Coming back to what we were discussing. So nominal accounts क्या होते हैं? As is clear with it कि सारे accounts which are relating to revenues and expenses, all accounts which relate to revenues and expenses are called as nominal accounts. हम उनको nominal accounts कहते हैं। ये accounts temporary accounts होते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ये अकाउंट्स कौन से होते हैं? ये सैलरी के अकाउंट होते हैं, रेंट के अकाउंट होते हैं, इंटरेस्ट के अकाउंट होते हैं, रेंट रिसीव्ड के अकाउंट होते हैं, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट होते हैं। फर्नीचर बेचने में कोई लॉस हुआ तो उसका अकाउंट होगा, बैड डेट्स का अकाउंट होगा, कमीशन का अकाउंट होगा, वेजेस का अकाउंट होगा। इस टाइप के अकाउंट होते हैं। तो दीज अकाउंट्स आर समथिंग रिलेटिंग टू दिस। इस टाइप के अकाउंट्स को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट्स की। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स होते हैं जो अकाउंट्स ऐसी चीजों के हैं जिनकी फ्यूचर में कुछ वैल्यू है, उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं। और इनके रियल अकाउंट्स की खास बात क्या होती है कि ये जिनके अकाउंट्स होते हैं उन चीजों को हम बेच सकते हैं। कैसे? इनटू कैश, हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेचकर, बिजनेस करते हुए हम उनको बेचकर उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रियल अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल माने जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल अकाउंट्स कौन से होते हैं? इनटेंजिबल अकाउंट्स होते हैं हमारे गुडविल, गुडविल जो बिजनेस का अच्छा नाम है वो गुडविल हुआ। पेटेंट राइट्स, ऐसे राइट्स जो हमको किसी चीज के ऊपर वो पेटेंट हो गया हमारा। ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क है हमको। कॉपीराइट है। ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं रिलेटेड, ये इनटेंजिबल अकाउंट्स कहलाते हैं। ये हम ट्रेडमार्क को नहीं देख सकते। जैसे आपने देखा है ना, कभी आपने इस टाइप के सिंबल्स देखे होंगे, ट्रेडमार्क लिखे रहते हैं किसी चीज पे, ऐसे कॉपीराइट लिखा रहता है। जैसे कि अगर मैं कोई बुक उठाता हूँ, है ना, मैं कोई बुक उठाता हूँ और उस बुक पे आपको, आप देखें तो यहाँ पे सिंबल एक लिखा आता है, ये ऐसा। इस पे आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक सी करके एक सर्कल लिखा हुआ है, सी ऑथर, सी सर्कल। ये क्या है? कॉपीराइट है। सी ऑथर मतलब ये सी और सर्कल, ये कहना ये चाहते हैं, हर बुक में होता है, ये कहना ये चाहते हैं कि इस बुक का जो कंटेंट है उसके अधिकार ऑथर के पास है। आप इसको कॉपी करके किसी कॉमर्शियल यूज में बिना ऑथर की परमिशन के नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आजकल हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो फोटोकॉपी ऑपी से कर लेते हैं, बट देन दैट इज नॉट लीगली अलाउड। आजकल तो वो कोई इस पे ध्यान देता नहीं है, बाकी होना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है हम बुक को तो देख सकते हैं, बुक को हम देख सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट को हम थोड़ी देख सकते हैं। कॉपीराइट, कॉपी करने का राइट, अधिकार किसको है? हम कॉपीराइट को नहीं देख सकते, हम बुक को देख सकते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये इंटेंजिबल एसेट कहलाती है, इसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो ऐसे सिंबल लिखे रहते हैं, सी सी, ये सी सर्कल करके कॉपीराइट होता है।
ट्रेडमार्क हुआ, ये ना, ये ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क किसी लोगो का ट्रेडमार्क होता है। ये जो लोगो वगैरह देखते हैं सब ट्रेडमार्क होते हैं। आप देखिए, आप इन लोगों को नहीं यूज कर सकते बिना उनकी परमिशन। यू कैन नॉट यूज दिस लोगोस, ठीक है? यू हैव टू हैव दिस ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क होते हैं, ये है ना, ये किसी की पहचान है, ये यू कैन नॉट यूज देम। तो ये सब इंटेंजिबल, जिसके पास आपने ट्रेडमार्क ले रखा है वो आपका लीगल राइट है, वो आप कोई और उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है? दैट इज देयर। तो ये एक चीज हुई। सो अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये रियल में क्या आते हैं? रियल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। रियल के अंदर ये टेंजिबल एसेट भी आती है और इनटेंजिबल भी आती है। ये लेकिन इनटेंजिबल बहुत कम होती है। आप किसी भी बिजनेस में देखो, टेंजिबल ज्यादा होती है। अब रूल्स क्या हैं डेबिट क्रेडिट के? अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम देखते हैं। डेबिट क्रेडिट का रूल ये कहता है कि अगर वो अकाउंट हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर वो रियल अकाउंट है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट लगा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो अकाउंट आपके पास आ रहा है, उस अकाउंट के अंदर चीज जिस अकाउंट का है वो अकाउंट, वो चीज आ रही है, तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। और वो आपके बिजनेस से जा रही है तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, व्हाट गोज आउट। अब मैं एक ऐसा ट्रांजैक्शन लेता हूं जिसमें दोनों अकाउंट रियल अकाउंट होंगे, फिर मैं वापस इस ट्रांजैक्शन पे आता हूं। जैसे बॉट फर्नीचर फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट है, एक अकाउंट है फर्नीचर और एक अकाउंट है कैश। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। आर्यन, you need to tell me कि what is coming in and what is going out. Sir, furniture is coming in and cash is going out. तो रियल अकाउंट का है रूल, इन देखो आउट देखो। देखो इन आ रहा है क्या आउट आ रहा है। जहां पे भी रियल अकाउंट आया आप देखो इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है। तो फर्नीचर तो रियल है, इन है। कैश भी रियल है, वो आउट जा रहा है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट कर दो। मतलब जो आ रहा है, इन फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को कर दो डेबिट। कैश जा रहा है, ये रियल अकाउंट किसका है? कैश का, जो जा रहा है, तो इसको कर दो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इशिका, ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? इशिका, आर यू देयर? नो, सो गई। ध्रुवी, आर यू देयर? Yes, sir. ये एंट्री आपको समझ में आई? Yes, sir. एंड देन खुशी, डिड यू गेट दिस एंट्री? Yes, sir. अच्छा, और दीप्ति, Yes, sir. ये एंट्री समझ में आ गई? तो आपको ये जनरल एंट्री समझ आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फाइन। सो बॉट फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह से ये हमारा दोनों अकाउंट हमारे रियल अकाउंट है। अब हम दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। विल सी द सम अदर अकाउंट। दूसरे कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं, जिसका एक अकाउंट अब हम लेते हैं पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो तो जो अकाउंट आ रहा है आप उसको देखो, वो पर्सनल अकाउंट अगर है तो उसके अंदर आप डेबिट क्रेडिट का रूल लगाने से पहले ये देखो कि वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट रिसीवर का अकाउंट है कि गिवर का अकाउंट है। वो जो पर्सनल अकाउंट है वो कुछ दे रहा है या वो कुछ रिसीव कर रहा है। अगर वो पर्सनल अकाउंट उसका है जो रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर वो अकाउंट ऐसा है जो कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। अब हम एक ट्रांजैक्शन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर ये रूल लगता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन हमारा ऐसा है कि दोनों, मुझे एक अभी एकदम से नहीं आ रहा है दिमाग में, हम ऐसा ले लेते हैं, बॉट फर्नीचर ही वाला ले लेते हैं, उसमें जल्दी समझ में आएगा।
फॉर ऑन क्रेडिट ₹10,000 हमने उधार में खरीदा है। आरव तो मुझे बता सकते हो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? और फर्नीचर। ठीक है, मैं वही ले लेता हूँ, XYZ ट्रेडर्स हमने खरीदा है। हाँ बताओ, एक अकाउंट तुम बता रहे हो फर्नीचर, और XYZ ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट। XYZ ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में ये 2 अकाउंट लगेंगे। दीप्ति, समझ में आया कि ये 2 अकाउंट लगेंगे कि कोई और अकाउंट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? खुशी, यही 2 अकाउंट है कि कोई दूसरे अकाउंट लगेंगे? सर यही दोनों अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है और XYZ ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट है। हिमांशु, ये बात समझ में आई तुमको? यस सर। फर्नीचर रियल अकाउंट है, XYZ अकाउंट ट्रेडर्स जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब ध्रुवी ये बताओ कि रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल का डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोज आउट। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जी। आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर आ रहा है कि फर्नीचर जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो डेबिट। जाएगा। खुशी, ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो XYZ ट्रेडर्स है वो कुछ चीज दे रहे हैं कि उनको कोई चीज मिल रही है? वो फर्नीचर दे रहे हैं। तो दे आर गिवर, तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे डिसाइड होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसकी हमारी एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ ट्रेडर्स। ये एंट्री बन जाएगी। तीसरा अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितने भी डेबिट करने हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको डेबिट कर दो, और इनकम्स हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट है, उनको क्रेडिट कर दो। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट कर दो, ऑल इनकम गेन्स को क्रेडिट कर दो। ये किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब एक और, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। सैलरीज पेड। आर्यन, इसके अंदर बताओ सैलरीज पेड में कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? सर एक्सपेंस का होगा और कैश। नाम बता, अकाउंट का नाम बता। एक्सपेंसेस, नो एक्सपेंस मालूम है ना कौन सर सा? सैलरी अकाउंट एक तो, हाँ, और कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सैलरी अकाउंट क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल। और कैश अकाउंट क्या है? रियल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल Debit all एक्सपेंसेस एंड expenses, लॉसेस losses. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम, गेन्स, रेवेन्यूज क्रेडिट करो, और क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड रेवेन्यूज। तो सैलरी एक्सपेंस है अगर, तो ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? Debit. कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? रियल में तो इन आउट देखना है। देखिए, जा रहा, आउट, तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट। Credit. क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दैट ओके? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे चलते हैं। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव किया, इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? Commission account. कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश Account. अकाउंट।
अब बताइए कैश अकाउंट क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? कैश रियल आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है, इन आ रहा है। डेबिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। कमीशन क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल ये अब नॉमिनल में देखना है रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है ना, या लॉस है या गेन है। ये रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है? रेवेन्यू क्यों? क्योंकि मिल रहा है अपने को रेवेन्यू। रेवेन्यू नॉमिनल में डेबिट हो, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस ढंग से डिसाइड होता है जनरल एंट्री, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। सो आपको ट्रांजैक्शंस अपने लिखने हैं और ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या चीज होगी। आप कोई ट्रांजैक्शन आप पूछिए, आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने जो चीज डिस्कस की तो आप पूछ लीजिए। मॉडर्न अप्रोच अभी आप सबको आता नहीं है, तो मैं एक चीज और थोड़ी सी एक्सरसाइज करा देता हूँ, ये वाली जो मैं कराने जा रहा था। रेंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल चाहे रेवेन्यू हो चाहे एक्सपेंस हो, मिल रहा हो या दे रहा हूं, दोनों में नॉमिनल ही आएगा, तो नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ये बताना पड़ेगा कि रेंट पे किया है कि रेंट रिसीव किया। अगर पे किया तो वो एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन अगर रेंट रिसीव्ड है तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो नॉमिनल ही है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में वो रेवेन्यू हो जाएगा। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों नॉमिनल है, लेकिन डेबिट क्रेडिट डिसाइड करने में देखते हैं नॉमिनल में रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में रेवेन्यू अलग ही चलता है, एक्सपेंस अलग चलता है। थर्ड, मशीनरी। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर वो रियल अकाउंट है और मॉडर्न अप्रोच के अंदर वो एसेट है, एसेट है, प्रॉपर्टी है। फोर्थ, बैंक। ट्रेडिशनल अप्रोच में वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक एक संस्था का नाम है, और मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट है। देखिए ये एक ऐसी एसेट है जो पर्सनल है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं ये जो पर्सनल होती हैं, तो ये कौन सी होती हैं? ये बैंक होती है, ये डेटर्स होते हैं जिनसे हमको पैसे लेने हैं। जहां पे नाम आ रहा है वहां पे ये पर्सनल हो जाती है, लेकिन वो है एसेट। तो ये एसेट है। एक और ले लेते हैं, फिफ्थ, एक्सेस लोन। एक्स से हमने लोन दिया भी हो सकता है, लिया भी हो सकता है, लेकिन ये मान लो हमने लोन लिया है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो पर्सनल है, नाम है किसका, एक्स का, जिससे लोन लिया, और मॉडर्न अप्रोच में वो लायबिलिटी है। तो ये हमारे डिवीजन होता है। अभी इसमें थोड़े से कुछ अकाउंट्स और भी हैं जो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं जो हमको देते हैं, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। अभी मैं आपसे सिर्फ यही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए पहले इनसे रिलेटेड। No, sir. Any question which relates to these things? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक चीज देने वाला हूं जो आप मुझे बताएंगे। अब आपको देखिए, ये मैं एक शीट भेजूंगा, 17 शीट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमने पिछले 2 मिनट में क्या बोला, आप शॉर्ट में बता सकते हैं? मेरा नेट कनेक्शन इशू हो रहा था तो वो मैंने मीटिंग छोड़ दी थी। ओके, देखिए बेटा, मैंने अभी ये बताया था कि ये एक्सरसाइज कराई थी मैंने, कि एक चीज बताई थी कि जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे रियल भी होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में एसेट होती। तो एसेट दो, देखिए एक चीज ये इससे रिलेटेड बताया मैंने कि मैंने कहा कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट कहलाते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पर्सनल में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एसेट होती हैं, वो ज्यादातर एसेट रियल होती हैं, लेकिन कुछ एसेट होती हैं जो पर्सनल भी होती हैं।
ठीक है, कुछ एसेट होती हैं जो पर्सनल भी होती हैं, जैसे बैंक। बैंक किसी संस्था का नाम है एसेट, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल कहलाएगी। डेटर्स, डेटर्स किसको कहते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है। ये कौन लोग हैं जिनसे पैसा लेना है? हमने उनको उधार में बेचा है सामान, हमने उनको गुड्स दिए हैं, हमारा काम है कपड़े बेचने का, तो हमने उधार में कपड़ा बेचा उनको, उनसे पैसा लेना है अपने को, तो वो डेटर्स है। तो नाम है ना डेटर्स, किसी कोई नाम होगा ना किससे लेना है, तो वो ट्रेडिशनल में पर्सनल कहलाएंगे, लेकिन मॉडर्न में रियल वो एसेट कहलाएंगे। तो ऐसे एसेट्स होती हैं कुछ जो नाम से होती है किसी की, वो मॉडर्न अप्रोच में एसेट कहलाती है और ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल कहलाती है। लेकिन ज्यादातर एसेट जो होती हैं वो रियल ही होती हैं, ज्यादातर एसेट जो होती हैं वो रियल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एसेट ऐसी होती हैं जो पर्सनल भी होती है। तो ये एक चीज थी। फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा था जिसके अंदर हम डिवीजन कर रहे थे। रेंट पेड नॉमिनल है लेकिन वो एक्सपेंस है मॉडर्न अप्रोच में। रेंट रिसीव्ड भी नॉमिनल है, मॉडर्न अप्रोच में वो रेवेन्यू है। मशीनरी हमारी रियल है मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट है। बैंक पर्सनल है, नाम है किसी संस्था का, मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट है। एक्स का लोन है, वो पर्सनल है ट्रेडिशनल अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में वो लायबिलिटी है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस, इसके हिसाब से वो चीजें होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस है इन चीजों में। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस? ऐसे और कोई क्वेश्चंस हो आपके बताइए। ये तुमको ये चार्ट समझ में आया था? तुम थी कि तुम कुड यू सी दिस? नहीं सर, मैं नहीं थी, आई मिस्ड इट। अच्छा, तो यही बेटा, रेंट जब हम पे करते हैं या रेंट रिसीव करते हैं, पे करते हैं तो एक्सपेंस है और रिसीव करते हैं तो रेवेन्यू है। लेकिन वो दो, मॉडर्न अप्रोच में रेवेन्यू अलग काउंट होता है, एक्सपेंस अलग काउंट होता है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में दोनों को हम नॉमिनल बोलते हैं। मशीनरी जो है वो रियल है, मशीनरी रियल है, टेंजिबल एसेट है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट कहलाती है। बैंक किसी संस्था का नाम है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में वो पर्सनल है, मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि हम बैंक से पैसा ले सकते हैं। अगर बैंक को हमें पैसा देना होता तो लायबिलिटी हो जाता, बैंक से हमें पैसा लेना है तो वो एसेट है, ठीक है। दिस इज एक्स का लोन, एक्स से लोन लिया है अपन ने तो पर्सनल है, लेकिन एक्स को पैसा हमें देना है ना, लोन का पैसा, तो वो लायबिलिटी। तो इस ढंग से पर्सनल एसेट भी हो सकती है, पर्सनल लायबिलिटी भी हो सकती है। दिस इज दैट, ठीक है। तो अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल, पर्सनल, नॉमिनल हो सकता है और वो हो सकता है। मैंने आपको एक जो चीज मैं कहने जा रहा था वो ये कहने जा रहा था, मैं आपको अभी 17th शीट जो शेयर करूंगा ये वाली, ये इसके अंदर ये आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल का मीनिंग दिया है, रूल दिए हुए। आप यहाँ पे नेचर लिखोगे, आपको ये टेबल दे रखी है ना। अब आप मॉडर्न अप्रोच भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल है तो आपको लिखना है अफेक्ट में इन या आउट, और पर्सनल है तो आपको लिखना है गिवर या रिसीवर। नॉमिनल में आपको लिखना है एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम या रेवेन्यू। और आप इन लिख रहे हो तो आप डेबिट करोगे, आउट लिख रहे हो तो आप क्रेडिट करोगे। गिवर है तो आप क्रेडिट करोगे, रिसीवर है तो आप डेबिट करोगे। एक्सपेंसेस लॉसेस हैं तो डेबिट करोगे, इनकम गेन है तो आप क्रेडिट करोगे। तो अब आपको ये भी लिखना है इन जगह। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपका डाउट डिस्कस कर सकता हूँ। बताओ क्या डाउट है? नहीं सर, फिर अभी कल ही कर देंगे, इसके बाद में भी क्लासेस हैं मैथ्स की। कहाँ तक के हो गए ट्रांजेक्शन्स ये वाले? सर मेरे 130 हो गए। कहाँ तक? 130 पूरे हो गए सर। लेकिन ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच वाला करना होगा ना। हाँ सर, ट्रेडिशनल अप्रोच वाले करने हैं अभी तक। आप मुझे देखिए, आप अगर मुझे दिखा देंगे कि आपने कर लिए हैं, भले ही गलत या सही, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। सर आपकी आप बोले तो मैं प्रॉब्लम अभी तो, आपको फोटो भेज दूं। हाँ, आप बोले तो अभी मैं आपको फोटोज भेज दूं क्या? लेकिन आपको ट्रेडिशनल करना है। ट्रेडिशनल करने के बाद, ओके सर। ट्रेडिशनल करने के बाद आर्यन कहाँ तक हो गए तुम्हारे?
इशिका 100 किसको कहते हैं? 100 इतने दिन में 100 ही हुए हैं तुम्हारे अभी तक। परसों तक खत्म कर दो इशिका ये सारे। अच्छा मैथ्स का भी काम है, वो तो रहेगा, दुनिया है बेटा, ये तो मैथ्स भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, अकाउंट्स भी रहेगा। कल तक कर लूंगी, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच भी कर लेना उसमें, ठीक है। कल तक ट्रेडिशनल अप्रोच भी कर लेना।